Hello students, this is Shashank and I am going to discuss about one shot on vector analysis. What is the mean of one shot? Let's study about it. One shot. देखो वेक्टर एनालिसिस हमने पहले क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है, उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे डेरिवेशन अच्छे से सारे कंसेप्ट हमने उसके बारे में पढ़ रखे हैं। वो कहाँ कहाँ फिजिक्स में यूज आ रहा है, उसकी क्या यूटिलिटी है फिजिक्स में, वो सब हमें पता है। और वेक्टर की क्यों नीड पड़ी हमें, ये भी हमने सब पढ़ रखा है। तो आज इस वन शॉट की अपन को जरूरत क्यों पड़ी, देखो इससे क्या होगा, ये बेसिकली एक समरी है, समरी ऑफ द वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर ओके समरी, जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो एनसीईआरटी में, तो उस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद लास्ट में उसकी समरी लिखी होती है जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं, वो एक ग्लोब होता है ना, उसी टाइप से ये है वन शॉट ऑफ वेक्टर। क्योंकि वेक्टर के कंसेप्ट हमारे हर फिजिक्स के हर चैप्टर में काम आते हैं, इस वजह से हम आज वेक्टर के ऊपर वन शॉट कर रहे हैं। एक ही क्लास में आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो वेक्टर क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसको डायरेक्शन के बेस पे, बेस्ड ऑन डायरेक्शन हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट स्केलर एंड सेकंड वन इज वेक्टर। ओके, तो स्केलर में क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज ओनली हैव मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। बट वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। देखो ये हो गया मेरा वेक्टर। एक और होता है, वैसे तो जब हम डायरेक्शन पे बेस्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डील करते हैं तो टेंसर भी होती है क्वांटिटी, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। उसमें क्या होता है, उनके पास डायरेक्शन तो होता है, टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्शन तो होता है, लेकिन जो वेक्टर के जो रूल्स फॉलो होते हैं ना प्रॉपर, उन रूल्स को वो ओबे नहीं करती। इस वजह से हम उसको प्रॉपर वेक्टर की फॉर्म में नहीं लेते। ओके, यहाँ पे मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि अभी टेंसर हमारे इतना यूज में नहीं आता। वेक्टर, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वेक्टर का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो एरो सब जानते हो ना, एरो क्या होता है, ये एरो इस टाइप से अगर ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो का साइन लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, मेरा वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ आपको बताता हूं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, तो ये क्या है, मेरी स्केलर। अब मेरे को अगर वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो उसमें कैसे लिखूंगा, ए के ऊपर लगा दूंगा एरो, हो जाएगा वेक्टर। एरो मींस डायरेक्शन। आप कहीं भी जाते हो, किसी भी सर्कल पे जाते हो, तो वहां पे डायरेक्शन के लिए एरो का ही तो यूज करते हैं ना। वो कंसेप्ट कहां से आया, एरो से। मतलब डायरेक्शन बनाने वाले ने पहले क्या पढ़ी, फिजिक्स, इस वजह से उसको डायरेक्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर की, टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखो जब टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के बेस्ड पर वेक्टर के अलग अलग टाइप होंगे। फर्स्ट पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। सेकंड परपेंडिकुलर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर। थर्ड यूनिट वेक्टर,
देखो इन सब के बारे में हम अपनी लास्ट क्लास में ही बात कर चुके हैं ऑलरेडी। ये क्या है मेरा वन शॉट, इसमें मैं आपको वेक्टर के सारे कंसेप्ट एक ही जगह पर एक ही साथ बता दूंगा, जिससे आपके क्या होगा कि एक तो नोट्स में ये अवेलेबल होंगे। अगर आपको आपका क्विक रिवीजन करना है तो डायरेक्ट इसको देख के आप आपका क्विक रिवीजन कर सकते हैं, पूरा का पूरा वेक्टर का चैप्टर रेडी अपना कर सकते हैं एग्जाम पर्पस से। ओके, पैरेलल वेक्टर, इसमें आपको पता है पैरेलल वेक्टर में एंगल कितना होता है 0 डिग्री, और अगर मैं एंटी पैरेलल की बात कर लूं तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। परपेंडिकुलर में 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। यूनिट वेक्टर में वेक्टर का जो मॉडुलस होता है उसका मोड होता है, उसकी वैल्यू कितनी आती है 1। ओके, ये हो गया अपना यूनिट वेक्टर। इसके बाद हम बात करते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर। एंगल बिटवीन वेक्टर। ओके, लेट्स सपोज दिस वन इज माय वेक्टर A and it is vector B. So अब देखो जब भी एंगल फाइंड आउट करना हो वेक्टर के बीच में, उसका एक बेसिक रूल होता है। हम क्या करेंगे, या तो एंगल हेड और हेड के बीच होगा, या फिर होगा टेल और टेल के बीच। देखो जब मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, तो मेरे को अगर इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो मेरे को इनको कैसे अरेंज करना पड़ेगा। देखो ये मेरा कौन सा वेक्टर हो गया ए, मैंने क्या बोला, या तो टेल और टेल के बीच वेक्टर होना चाहिए एंगल, या फिर हेड और हेड के बीच होना चाहिए। अब मैं मेरा जो बी वेक्टर है उसको कहां पे बनाऊंगा, इस जगह पर। ये मेरा हो जाएगा बी वेक्टर, दिस एंगल थीटा, या तो हेड और हेड के बीच में हो या टेल और टेल के बीच में हो, उसको मानते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ओके, ये सबके समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। एडिशन ऑफ वेक्टर। अगेन एग्जांपल लेते हैं, वेक्टर ए एंड सेकंड इज वेक्टर बी। देखो एडिशन ऑफ वेक्टर के दो रूल होते हैं। रूल नंबर 1, हेड टेल मेथड। रूल नंबर 2, पैरेललोग्राम। हेड टेल मेथड एंड सेकंड वन इज दिस। सो पहले मैं यूज करता हूं हेड टेल मेथड को। मैंने कैसे बताया था आपको लास्ट अपने जो वेक्टर पढ़ा था उसमें, सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करो, फिर उसके बाद फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को मिलाते हुए नया वेक्टर को ड्रॉ करो। ये मेरा हो जाएगा बी वेक्टर, ये हो जाएगा ए वेक्टर। अब फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को मिला दो, ये मिला दिया, ठीक है। तो ये क्या जाएगा मेरा रिजल्टेंट। इजी है, रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्ट यहां से लेके इसका ये डायरेक्शन होगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये मेरा कौन सा रूल हो गया, हेड टेल मेथड। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम रूल की। इसमें क्या होता है, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है डायरेक्ट रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का। अब आपको अगर फॉर्मूला देखना है तो जो लास्ट डिटेल्ड क्लास थी उसमें देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, उसको मैंने अच्छे से डिराइव किया है। मैं फिर आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, ओनली वन शॉट है, आपको आपकी प्रिपरेशन को क्विक करने के लिए। मॉड ऑफ आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, डायरेक्शन कैसे आता है इसका, tan थीटा इक्वल्स टू, चलो डायरेक्शन बाद में देखेंगे, अभी ये देख लो
ये क्या आया, मोड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ऐसे हम बात करते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की। देखो सबट्रैक्शन वेक्टर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप बोलोगे क्या बोल रहे हो सर, फिर लिखा क्यों एग्जिस्ट ही नहीं करता? तो देखो लिखा इसलिए है क्योंकि आपको सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे, लेकिन वेक्टर में सबट्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि कोई सा भी वेक्टर इस टाइप से नहीं होता कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर लो, नहीं कर सकते अपन। उसके लिए क्या होता है, इसका एंगल चेंज हो जाता है। एंगल कैसे चेंज हो जाता है? जैसे मेरा यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल थीटा था, ठीक है, तो अगर मेरे को नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर निकालना है तो उसका एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो वहां पे मैं एंगल की जगह क्या यूज करूंगा, 180 माइनस थीटा, इससे वो सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो आगे मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा वापस से, मोड ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर है यहाँ तक सबको? देखो क्या क्या पढ़ा अपन ने, डिवीजन में भी रिवीजन कर लो। देखो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होगी, ये स्केलर ओनली, मैग्नीट्यूड, वेक्टर, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, ओके। अगर ये सिर्फ इस टाइप से ए लिखा हुआ है तो ये हो जाएगी मेरी स्केलर क्वांटिटी, और अगर ए के ऊपर एरो लगा हुआ है तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद अपन ने बात करी टाइप्स ऑफ वेक्टर की, इसमें मैंने 3 टाइप्स लिखे, ओके। ये 3 टाइप से क्यों लिखे, क्योंकि मेजर जब अपन इसको ज्यादा पढ़ते, जैसे आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर में, तो मेनली ये 3 ही वेक्टर अपने ज्यादातर काम आते हैं। इस वजह से मैंने ओनली पैरेलल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर और यूनिट वेक्टर ही मेंशन किए यहाँ पे। इसके बाद एंगल बिटवीन वेक्टर्स, हेड और टेल। देखो बहुत सी बार क्या होता है कि क्वेश्चन इस टाइप से देता है, ये हो गया मेरा ए वेक्टर, यहाँ पे दे दिया बी वेक्टर, इसके बीच में आपको एंगल दे दिया लेट्स से 30 डिग्री, ओके, 60 डिग्री ए वेक्टर, बी वेक्टर और 60 डिग्री। अब डायरेक्टली बोल दिया कि इसका एडिशन निकालो, तो अपन क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन देखते हैं सिंपली, वाओ दिस इज सो सिंपल। और जब भी ये अपने अंदर से आए ना कि क्वेश्चन सिंपल लगे तो उसको एक और बार देख लिया करो, क्योंकि ये सिंपल चीजें अक्सर ज्यादा गलतियां करवाती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो मैंने यहाँ पे बोला ना एंगल बिटवीन वेक्टर्स, हेड या टेल और टेल के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है, इन दोनों के बीच में आ रहा है एंगल 60 डिग्री। तो ये मेरे ओरिजिनल वेक्टर का एंगल है ही नहीं। तो सबसे पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए मेरे को इस लाइन को ऐसे आगे से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एंगल निकाल सकता हूँ मेरा, ओके। ये पूरा 180 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, ओके। नाउ बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। देखो जो स्केलर क्वांटिटीज होती है उनका मल्टीप्लिकेशन सिंपल सा होता है, उसमें में टाइप्स की जरूरत नहीं पड़ती। पर वेक्टर है, अब एरो आ गया तो इसके खुद के अपने नखरे होते हैं, इस वजह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में हम 2 टाइप के मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। इसके मेथड 2 है, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट, और सेकंड होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, इसका क्या होता है, देखो रिजल्टेंट लेट्स से ए वेक्टर बी वेक्टर और इनके बीच का एंगल कितना आ रहा है हमें, थीटा।
तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या जाएगा, r इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, a b और थीटा। देखो डॉट प्रोडक्ट में मेरे को जो आंसर मिलेगा, जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे अगर मेरे स्केलर क्वांटिटी आ रही है तो वो कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। इसके बाद अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए बी साइन थीटा। यही है केस का आंसर। देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, आंसर प्लस मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आएगा, डायरेक्शन भी आएगा। तो इसकी डायरेक्शन में ले लेता हूं, लेट्स सपोज आर के, जो भी हो आर एक मेरा पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर इसकी डेफिनेशन अपन ऑलरेडी जानते हैं, कैसे होता है, कैसे निकालता है पोजीशन वेक्टर को। ये होगा मेरा क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन हो रहे ना सारे फॉर्मूले, सबको रिकॉल हो रहे हैं ना धीरे धीरे कि क्या पढ़ा था उस टाइम पे, या अभी तक भूल गए सब? आप भूल गए इसलिए तो याद कराने के लिए तो वन शॉट की जरूरत पड़ रही है, वरना पड़ती नहीं। देखो अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन एक बार यहाँ पे देख लो। ये मेरी y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक है, और इस टाइप से z एक्सिस बनती है। अब z एक्सिस को इस पे बना तो नहीं सकता ना मैं, क्योंकि मेरा बोर्ड किसमें, 2D में। 3D में बनेगी नहीं, यहाँ पे ऐसे कैसे लाइन ड्रॉ करूँ बाहर की साइड। तो आप ये समझ लो ये मेरी है z एक्सिस, ठीक है। अब आपको ये सबको तो पता है ना कि x एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, i कैप। y एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, j कैप, और z एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, k कैप। अब देखो इसके लिए राइट हैंड वाला रूल यूज में लेते हैं अपन। अब मेरे को जब बात करनी है आई कैप क्रॉस जे कैप की, तो फर्स्ट वेक्टर कहां पे मेरा, आई कैप ऊपर की साइड है, जे कैप। इसको मैं अपनी फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ टर्न करूंगा। ये जैसे टर्न करी तो जो मेरा थंब है ये इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। थंब किस साइड आ रहा है, बाहर की तरफ। तो इसमें बाहर की तरफ कौन सा डायरेक्शन देता है, पॉजिटिव के कैप। ओके, अब इसके बाद अगर मैं इसका रिवर्स लेता हूं, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो देखो ये मेरा जे कैप है, ये मेरा आई कैप है। फर्स्ट वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स करो, सेकंड की तरफ टर्न करो, तो मेरा थंब किस साइड जा रहा है, बोर्ड के अंदर की साइड, अंदर की साइड जा रहा है ना। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। उसको बोलेंगे अपन नेगेटिव के कैप। देखो यहाँ डिफरेंस आ गया ना, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू के कैप, और जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ के कैप। ये दोनों इक्वल नहीं है ना, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों ही कंपलसरी होते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू जे कैप क्रॉस आई कैप। ये रॉन्ग है, ठीक है। अब मैं इसके बाद एक और बात करता हूँ, जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप। अब देखो जो मेरा ये राइट हैंड वाला रूल था, इसको कैसे अप्लाई करूंगा मैं, इस टाइप मैंने टर्न कर लिया। अब इसी की साइड वापस फिंगर थोड़ी ना टर्न कर सकता हूं मैं। मेरा फर्स्ट वेक्टर है आई कैप, डायरेक्शन वापस मेरे को, मेरा सेकंड वेक्टर भी क्या लिखा था मैंने, आई कैप। इसकी साइड टर्न थोड़ी करूंगा, जैसे टर्न या तो वाई कैप के डायरेक्शन में होगी या फिर जेड में होगी, डायरेक्ट थोड़ी ना कर सकता हूं। इसके बाद अगर तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला देखो इसका, आई कैप क्रॉस आई कैप, इसके बीच में एंगल कितना है मेरा, 0 डिग्री का। ओके, तो मोड ऑफ आई कैप इनटू मोड ऑफ आई कैप साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे आई कैप क्रॉस आई कैप कितना जाएगा, 0।
ठीक है, तो क्या समझ में आया क्रॉस प्रोडक्ट से कि जब हम परपेंडिकुलर एक्सिस का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट आता है वो उन दोनों एक्सिस के भी परपेंडिकुलर आता है, और जब सेम एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कितना जाता है अपना 0। अब इस सेम चीज को हम डॉट प्रोडक्ट के लिए यूज करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे आई कैप डॉट आई कैप की, फिर उसके बाद बात करेंगे आई कैप डॉट जे कैप की। जब मैं आई कैप डॉट आई कैप की बात कर रहा हूं तो मोड ऑफ आई कैप इनटू मोड ऑफ आई कैप cos 0 डिग्री, और यहां पे क्या लिखूंगा मोड ऑफ आई कैप मोड ऑफ जे कैप cos 90 डिग्री। cos 0 कितना होता है 0, 0 होता है ना, cos 0 नहीं होता, 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे कितना जाएगा मेरा मोड ऑफ आई का स्क्वायर, और cos 90 0 होता है, मेरी टर्म हो जाएगी 0। तो अगर मैं किसी भी टर्म का वेक्टर का स्क्वायर यूज कर रहा हूं तो वो क्या होगा, उसका हमेशा डॉट प्रोडक्ट ही होगा, क्योंकि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। यहां तक आ गया ना सबके समझ में? देखो, डॉट प्रोडक्ट भी हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट भी हो गया। हमने वेक्टर के जितने भी फॉर्मूले थे वो सब एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सबको इस वीडियो में देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू।